बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइन बाय लाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंस के कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने मसले सोल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। वो कहता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो एक बहुत ख़ास किस्म के तरीके, ख़ास किस्म के स्टेप्स फॉलो करते हैं। अपना साइंटिफिक कोई भी साइंस का काम करने के लिए, कोई भी रिसर्च उनको करनी होती है तो वो बहुत ख़ास मेथड यूज़ करते हैं जो हम आम लोग नहीं कर सकते। उनको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, इसी तरह क्योंकि बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है तो बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स उनको कहते हैं। यानी कि कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया उसको सॉल्व करने के लिए, या कोई हमने बायोलॉजिकल यानी कि अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने कोई रिसर्च करनी है, कोई बीमारी आ गई है इंसानों में, जानवरों में, हमने उसके बारे में रिसर्च करनी है तो हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे? बायोलॉजिकल मेथड्स। अब बायोलॉजिकल मेथड्स हम कैसे उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं, उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने काम करना है। ऐसे नहीं कि जो बात जहाँ से मिली वहाँ से शुरू कर ले, एक तरतीब के साथ बिल्कुल हमने स्टार्ट करना है। तो वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए बायोलॉजिकल मेथड्स को फॉलो करते हुए अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो एक डिजीज़ थी हमारे पास, पूरी दुनिया में बहुत उसने एक ट्रॉमा क्रिएट किया है कि बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से फैल रही थी। अब वो एक चूँकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो बीमारी फैल रही थी तो वो क्या हुआ, हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई थी। यानी कि सारे कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा मसला था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये इस तरह हार्मफुल उनके लिए हो रही है और ये वो। अब उसको कैसे सॉल्व करना था, वो हमारे पास क्या थे? बायोलॉजिकल मेथड्स थे जिनके थ्रू हमने उसको सॉल्व किया। पहले हमने क्या किया कि जो बायोलॉजिस्ट थे हमारे पास, हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनका एनालिसिस किया कि ये बीमारी कहाँ से फैली है, इसकी मतलब किस जगह से ये पैदा हुई है, किस वजह से पैदा हुई है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, उसके बाद ये कितने लोगों को कितने लोगों पे इफ़ेक्ट हो रही है, इसका क्या इफेक्ट है, किस एज रैंक के लोगों पे ज़्यादा असरअंदाज कर रही है, किस पे कम कर रही है, इसका ट्रीटमेंट कैसे, जो सारी चीज़ें उन्होंने निकाली वो एक रिसर्च के थ्रू निकाली। एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से चले। ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई कोरोना आ गया इसकी ये वैक्सीन लगाओ, ऐसे हमें नहीं पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप कि भाई ये कहाँ से निकली है बीमारी, किस वजह से फैल रही है, किस एज रैंक के लोगों में ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों पे इसका अटैक ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू यंग लोगों में, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली हैं? ये हमें बायोलॉजिकल रिसर्च से पता चली। जब हमने बायोलॉजिकल मैथड्स को फॉलो किया है तब ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 6 स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक बायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी हमारे पास मसला है, कोई बीमारी आ गई है या और कोई मसला है बायोलॉजिकल, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी मसला है, उसकी हमने रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना, कि उसके बारे में पूरी तशवीश करना, उसकी पहचान करना कि ये मसला है क्या। जब तक हमें मसले का नहीं पता चलेगा हम कैसे उसको सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदा करना। पहचान कर ली मसले की, उसके बाद मुशाहिदा करना अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए कि भाई ये है, उसके बारे में पूरी तशवीश करना। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस, यानी कि मफरूज़ा कायम करना। मफरूज़ा कोई फ़र्जी बात, ये नहीं कि बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, वो कोई भी फ़र्जी बात हमने उसके बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस को रखते हुए, किसी का अगर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा किसी की स्ट्रॉन्ग होती है तो उसका मफरूज़ा चांसेस है कि बहुत सही होगा जो उसने हाइपोथेसिस डिडक्ट किया है। अगर किसी का कम है, अगर किसी का ऑब्जर्वेशन सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका हाइपोथेसिस एज कम्पेयर टू उसके फॉल्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन है कि हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम ये इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं कि अगर ये काम हुआ अपने हाइपोथेसिस को देखकर तो ये होगा, अगर ये हुआ ऐसा हुआ तो ये होगा। ठीक है, इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स है, जब हमें ये सारी बातें पता चली जाती हैं तो फिर हम उस पर तजर्बात करते हैं कि आया कि ये बात जो हमने मफरूज़ा कायम किया है या जो हमारा डिडक्शन है वो सही है कि नहीं, जो हमें काजेज़ पता चली हैं वो इस पे सूटेबल होती भी हैं कि नहीं। उसके बाद फिर हम रिज़ल्ट बनाते हैं, यानी कि एक प्रॉपर हम उसको समराइज़ करते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट बनाते हैं कि ये सारा कुछ इस वजह से फैला, ये बात है, सारा हम उसको वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास पहला स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
The first step involves identifying and defining a scientific problem, scientific issue or phenomena that scientist wants to investigate. Such problem is either asked by someone or comes in biologist mind by himself. वो कह रहा है कि जो सबसे पहला हमारे पास स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को या साइंटिफिक प्रॉब्लम को हमारे पास है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, उसको डिफाइन करना। यानी कि जब तक हम उसकी पहचान नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कोई भी मसला आ गया, हम उसकी पहचान करें। अब वो कहता है कि ये पहचान होती कैसे है कि या तो साइंटिस्ट अपनी मर्जी से उसको इन्वेस्टिगेट करता है कि उसके जहन में या कोई ऐसा मसला कोई उसको बताते कि भाई ये मसला है, तुम साइंसदान हो, इसका क्या हल हो सकता है, ठीक है, फिर वो उसकी पहचान करेगा, उसका वो सारा करेगा। या एक बायोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है, उसके दिमाग में खुद से आ जाता है कि ये काम गलत हो रहा है, शायद ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ बायोलॉजिस्ट नोटिसेस दैट अ प्लांट in an area are growing taller than usual. He develops a scientific problem. What factors are responsible for the increased growth of these plants? This problem becomes the starting point for a scientific journey. वो कहता है कि पहले उसने ऊपर बात की कि कोई भी ऐसा मसला कि जो एक बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ही आ जाता है। अब एक बायोलॉजिस्ट ने एग्जाम्पल दिया कि उसने नोटिस किया कि ऐसे एज कंपैरिजन टू आम, जैसे हम कोई मतलब आम की गुठली फेंक देते हैं, वहाँ पे जो पौधा होना और जो एक हम प्रॉपर जगह बना के उसमें आम का पौधा ला के लगाते हैं, वो जो होता है वो उस पौधे गुठली जो हमने फेंकी है उसकी निस्बत वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत जल्दी वो हमें फल देता है। अब एक बायोलॉजिस्ट के जहन में ये क्वेश्चन आया है, सोचने वाली बात है। अब उसने उसको साइंटिफिक प्रॉब्लम समझ लिया है कि उसने ये क्वेश्चन बनाया है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हमने एक ऐसे किसी जगह पे फेंक दी है गुठली या कोई भी बीज ऐसे फेंक दिया है, वो क्यों इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर रहा जितनी जल्दी दूसरा जो हमने एक प्रॉपर उसकी जगह बना के उसकी केयर करके उसको ग्रो करवाया है वो क्यों इतनी जल्दी कर रहा है। अब उसने एक साइंटिफिक प्रॉब्लम बना लिया है। अब वहाँ से वो उसकी पूरी तशवीश शुरू करेगा कि इस जगह में क्या है या इस जगह में क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनकी ग्रोथ पे इफेक्ट करें, वो सारा कुछ स्टडी करेगा। यहाँ से हमारी एक साइंटिफिक इंक्वायरी का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि पहले जो प्रॉब्लम जहन में आया उसकी तशवीश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ रिसेंटली कोविड-19 की। कोविड-19 आया, अब किसी को नहीं पता ये क्या है। जब हमने एक किसी 2-3 बंदों पे अटैक हुआ तब बायोलॉजिस्ट ने साइंटिस्ट ने उसकी रिसर्च स्टार्ट की। उनके जहन में आया कि भाई ये बीमारी ये आम बीमारियों जैसी नहीं है। आम रूटीन में भी लोगों को फ्लू होता है, फीवर होता है, लेकिन वो इस तरह का नहीं है, ये कोई और चीज़ है। जो ये बात है ये एक उनका पूरा साइंटिफिक इंक्वायरी की तरफ उनको लेके गई है, ये चीज़ उनको साइंटिफिक इंक्वायरी की तरफ लेके गई है। ठीक है, यहाँ से आपको रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि इस तरह पहचान करते हैं, साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये मसला आखिर है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? मुशाहिदा करना, कि ये यानी कि हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, अपनी आंखों को यूज़ में लाते हुए, अपनी सेंसेस को हम जो उस चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम, दे यूज़ 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, दे ऑल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव, यानी कि जो साइंसदान है वो कोई भी मसला, अगर जिस तरह पहले स्टेप में पढ़ा कि अगर मसले की पहचान हो गई है कि ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये मसला है, अब उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करनी है, मुशाहिदा करना है। या तो ये है कि अपनी जो 5 सेंसेस है हमारी उसको काम में लाते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का मुशाहिदा करना। ठीक है, उससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद या साइंसदान क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो उसका प्रीवियस जो होता है कि प्रीवियस हिस्ट्री स्टडी करते हैं, यानी कि उससे पहले कोई उससे रिलेटेड, उससे मिली जुली कोई बीमारी पिछले सालों में कोई आई है या उससे मिला जुला कोई पिछले सालों में उससे रिलेटेड कोई मसला है तो वो उसकी स्टडी करते हैं। उसके बारे में जो रिसर्च पहले साइंटिस्ट ने की थी वो उसकी स्टडी करते हैं, तो उससे उनको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अब वो कहता है कि ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव आपको वर्ड से पता चल रहा है, क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला। क्वालिटी क्या होती है? खसूसियत, कि किसी चीज़ की खसूसियत। और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी यानी कि मिकदार। ठीक है, अब वो कहता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशंस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स, फॉर एग्जांपल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर।
स्टूडेंट्स अब ये तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ की अगर कोई खसूसियत है तो हम उसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं करते कि इस बंदे में इतनी खसूसियत ये है। अगर कोई प्यारा है तो हम ये नहीं करते कि इतना इतने किलो प्यारा है, इतने दर्जन ये प्यारा है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ये क्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, किसी भी फूल का कलर, सपोज हमारे पास रोज फ्लावर है, अब ये है रेड रोज, अब हम रेड क्या है, उसका कलर है, उसकी खसूसियत है। अब हम ये तो नहीं काउंट कर सकते कि भाई ये इतने किलो रेड है, हमने उसको नंबर में काउंट ही नहीं कर सकते, बस रेड रोज है, ये उसकी क्वालिटी है कि वो रेड रोज है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दूसरी टाइप है वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटी यानी कि मिकदार, क्वांटिटी कितनी है कि उसको नंबर में हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। Quantitative observation involve measurements or numerical data that can be expressed in terms of quantity. For example, the number of birds in a tree. Quantitative observations are more accurate than qualitative because quantitative observations are invariable, measurable and can be recorded in terms of numbers. वो कहता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो है जिनकी हम मेजर्स कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस यानी कि उसकी मिकदार, ठीक है। अब इसमें वो कहता है कि मेजरमेंट हम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा यानी कि हम उसकी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक दरख्त पे बर्ड्स बैठे हुए हैं तो हम गिन सकते हैं कि भाई इतने बर्ड्स हैं, 4 कौवे बैठे हैं, 5 चिड़िया बैठी हैं, 2-3 तोते बैठे हुए हैं, हम उसकी क्वांटिटी, उसकी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव because quantitative observations are invariable, measurable and can be recorded in terms of numbers. स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट गिनी जाती हैं, यानी कि क्वालिटी को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती जितनी क्वांटिटी को दी जाती है। क्योंकि क्वांटिटी में क्या है कि हमारे पास एक प्रॉपर उसका रिजल्ट आ जाता है, एक एक्यूरेट हमारे पास डाटा आ जाता है कि जो हमने फाइंड किया एक ऑथेंटिक हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा में हम बस उसके हमें क्वालिटी पता होती है कि भाई इसकी ये खसूसियत है, हमारे पास कोई ऑथेंटिक रिजल्ट उसमें नहीं आता। इस वजह से क्या है, ये यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट हैं? क्योंकि वो इनवेरिएबल होती हैं, मेजरेबल होती हैं, हम उनको नंबर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है बात। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? मफरूजा। On the basis of observation, scientists develop a statement that may prove the answer of scientific problem under study. Such tentative answer of scientific problem is called hypothesis. Scientists make many hypotheses for a single problem. स्टूडेंट्स अब ये क्या है कि एक साइंटिस्ट है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया है, साइंटिफिक प्रॉब्लम आ गया, साइंटिस्ट ने क्या किया है, पहले उस प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन की है, उसकी पहचान की कि मसला है क्या। उसके बाद क्या किया, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए उसकी ऑब्जर्वेशन की है। जब ऑब्जर्वेशन हो गई है, जो जो उसको पता चला है उसके बारे में उसने एक मफरूज़ा कायम किया, यानी कि एक फर्जी स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट है, ये तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी फर्जी स्टेटमेंट कायम करते हैं, हम इससे ये नहीं कहते कि भाई ये बात होगी तो बिल्कुल ऑथेंटिक बात की है, ऐसा नहीं है। वो जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक साइंटिस्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन पे है, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। एक एक मसले की 100 ऑब्जर्वेशन, 100 ऐसी स्टेटमेंट्स निकल जाती हैं। एक जो हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सेंसेस को यूज़ किए हुए उसकी ऑब्जर्वेशन की है। अब एक प्रॉब्लम की कितनी कितनी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बन जाती हैं, जिनमें से कुछ सही भी हो जाती हैं, कुछ फाल्स भी हो जाती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस, जो एक मफरूज़ा एक स्टेटमेंट कायम की है, उसमें कौन से करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट दैट टू आंसर द प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारा मसला है, जो हमने मसले की शनाख्त की है, पहचान की है, ये उसके रिलेटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सवाल गंदम और जवाब चना हो, जो मसला है उसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट, ये तहरीर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है हमेशा उससे मैच करती होनी चाहिए। कि साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की है कि भाई मेरे ख्याल में या मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये ऐसी बात है, ये इसकी वजह हो सकती है, तो जो स्टेटमेंट है वो भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना ऑब्जर्वेशन कुछ और किया है और जो स्टेटमेंट है वो किसी और की चोरी कर ली है या किसी की कॉपी पेस्ट कर ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि इसमें इतनी जान होनी चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात किए जाएँ, ये टेस्ट उससे हो सके। ये नहीं कि बिल्कुल भी एक इम्पॉसिबल, बिल्कुल ही एक नामुमकिन सी बात हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी बात हो,
ऐसी वो स्टेटमेंट हो कि जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं तो उसको एक्सपेरिमेंट्स में भी उसको टेस्ट किया जाना हो जाना चाहिए, टेस्ट उसके किए जा सके। बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात हो तो उसका एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, कि हमेशा एक रास्ता होता है, एक बात होती है जब हम हाइपोथेसिस को गलत साबित कर सकते हैं। ये मैंने बात आपको पहले भी की है कि हाइपोथेसिस एक फर्जी बात होती है, एक मफरूज़ा होता है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, देखने का और है, आपका और है। हर बंदे ने अपनी ऑब्जर्वेशन, जिसने जो ऑब्जर्वेशन की है उसने उस हिसाब से हाइपोथेसिस एक फर्जी स्टेटमेंट बनानी है। जब 2-3 बंदे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसकी और आपकी और स्टेटमेंट होगी, मेरी और स्टेटमेंट होगी, तो हमें जो स्टेटमेंट बेहतर लगेगी, जो इन करैक्टरिस्टिक्स पे पूरा उतरेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छा रास्ता है, हम उसको ठुकरा भी गलत प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक फर्जी स्टेटमेंट है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है वो है डिडक्शन। Scientists develop logical results from their hypotheses. Such logical results of hypotheses are called deduction. Usually deductions follow the pattern of if and then statements. Scientists assume that if hypothesis is true and then what might be the results. अब डिडक्शन क्या है हमारे पास कि जो सपोज किसी भी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके 3 या 4 किसी साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाया है। अब उसमें से एक हाइपोथेसिस उसका प्रूव हो जाता है। अब वो हाइपोथेसिस से जो लॉजिकल रिजल्ट निकलते हैं, कि यानी जो बात उससे हम ज़रा हिसाब किताब करके ज़रा सही सी एक बात, उस एक स्टेटमेंट से सही एक लॉजिकल रिजल्ट निकालते हैं कि जो बात समझ में आती हो, उसको हम कहते हैं डिडक्शन। अब डिडक्शन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम इफ़ और देन का पैटर्न यूज़ करते हैं। इफ़ अगर, देन तब, कि अगर ये बात हुई कि सपोज किसी साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस में आया तो उसमें एक स्टेटमेंट है, उसमें हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा। ठीक है। रिजल्ट्स में हम इफ़ और देन यूज़ करते हैं। ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक बात नहीं होती, ये भी हम कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेसिस है, लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सोइल। सपोज कि किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की है, उसने ये हाइपोथेसिस यानी एक मफरूज़ा कायम किया है कि जो पत्तों का रंग जर्द हो जाता है या उनकी ग्रोथ रुक जाती है पौधों में, वो किस वजह से होती है? वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। कि अगर मिट्टी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो पत्तों का रंग जर्द हो जाता है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये क्या है? आपके सामने एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, ये एक मफरूज़ा कायम किया, उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है। अब ये डिडक्शन में कैसे आया है? डिडक्शन में ये आया है कि इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग द हाइपो सिम्टम्स देन एडिंग आयरन टू द सोइल विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। कि अगर जो आयरन की डेफिशिएंसी है, ये उसने इस हाइपोथेसिस से बात बनाई है, लॉजिकल रिजल्ट निकाला है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से पत्तों का रंग जर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे? अगर सोइल में, मिट्टी में आयरन ऐड कर दें तो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ बेटर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। समझ लगी इस बात की? मैं रिपीट कर रही हूँ। हाइपोथेसिस क्या है कि जो पत्तों में जर्द रंग है या पत्तों की जो ग्रोथ है सही से नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मिट्टी में जब आयरन की कमी हुई है उस वजह से पत्तों का रंग जर्द हो रहा है और उनकी ग्रोथ सही नहीं हो रही और वो गिर रहे हैं। ठीक है। ये एक हाइपोथेसिस है। अब इसका डिडक्शन कैसे बना है? इफ़ और देन का पैटर्न यूज़ करते हुए कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सिंबल हो रहे हैं, सिंबल्स क्या है कि पत्तों का रंग जर्द हो रहा है या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या हम कर सकते हैं? तो तब अगर हम मिट्टी में आयरन ऐड कर दें तो हम क्या, इससे क्या होगा? पत्तों का कलर भी इम्प्रूव हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ भी इम्प्रूव हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये हमारे पास है डिडक्शन के इस तरह का पैटर्न है। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एक्सपेरिमेंट्स। अगर किसी साइंटिस्ट का यहाँ तक वो डिडक्शन के स्टेप तक आ जाता है तो आगे बस समझो कि उसका वो इम्प्रूव हो रहा है, कि वो उसका सक्सेसफुल हो जाएगा। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। Scientists perform experiments to test all hypotheses. In a successful experiment, one hypothesis is proved correct and the alternate hypotheses are proved incorrect. The incorrect hypotheses are rejected and the proved one is accepted. Scientists make new deductions from the accepted hypothesis. Then they perform further experiments and confirm the correctness of the hypothesis.
अब ये क्या है, एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बात। कोई कुछ भी मुंह जुबानी कहता रहे, हम उस पर यकीन नहीं करेंगे जब तक हम उस पर तजर्बा किया हुआ ना देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात तो हमारी समझ में भी आती है। अब जैसे हमने ऊपर बात की है कि एक ऑब्जर्वेशन के कोई 2-2, 3-3, एक प्रॉब्लम के 10-10 भी हाइपोथेसिस मफरूज़े कायम किए गए हैं, बने गए हैं, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट बनानी होती है जिसके ज़हन में जो बात आती है वो उससे एक स्टेटमेंट, एक फर्जी बात कर देता है। अब क्या है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ये एक बहुत बेसिक अहम स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। जब साइंटिस्ट डिडक्शन के स्टेप तक आ जाते हैं उसके बाद हमारे पास आता है अगला एक्सपेरिमेंट्स का स्टेप, तजर्बात का स्टेप। सपोज किसी एक प्रॉब्लम के 3-4 हाइपोथेसिस बने हुए हैं। अब क्या होगा, सारे हाइपोथेसिस के पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे, उनके तजर्बात किए जाएंगे। ठीक है, जिस हाइपोथेसिस का तजर्बा कामयाब रहेगा वो हम उसको करेक्ट साबित करेंगे, वो एक हमारे पास प्रूव हो जाएगा, और जिसका तजर्बा नहीं सही रहेगा हम उसको इनकरेक्ट कंसिडर कर देंगे। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होगा उसको हमने रख के क्या करना है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जिसको हमने प्रूव्ड किया है जो करेक्ट है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो एक हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट किया है उससे साइंटिस्ट नया डिडक्शन बनाएंगे। यानी कि सपोज ये ऊपर वाली बात करते हैं कि अगर ये हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया है कि लीफ में जो डिस्कलरेशन हो रही है यानी कि पत्तों का जो रंग जर्द हो रहा है और उनकी ग्रोथ रुक रही है, वो उस मिट्टी में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से है। सपोज इस बात पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ये बात साबित हो जाती है, इससे अब नया डिडक्शन बनाया जाएगा। नया डिडक्शन क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने से हमें ये बात प्रूफ हो जाएगी कि वाकई ऐसा हो रहा है कि अगर हम मिट्टी में आयरन की कमी को ख़त्म कर दें तो ये सारी इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो नया डिडक्शन हमारे पास यही होगा कि इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्टम्स देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो नया हाइपोथेसिस वो करेंगे, देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। नया डिडक्शन उसे डेवलप करेंगे, उससे दोबारा उस पर बार बार एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे और उस हाइपोथेसिस को करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट भी होगा, सारा कुछ हो गया। अब जब तक हम उसका नतीजा नहीं अखज़ करेंगे दूसरे आम लोगों को क्या पता चलेगा। जब तक नतीजा अखज़ होगा एक प्रॉपर समराइज रिपोर्ट के तौर पे या जिस तरह वो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा तो दूसरे आम लोगों को भी पता चलेगा कि भाई ये बात है, ये मसला, इसका ये हल निकाला गया है। अब क्या है, साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स etc टू समराइज द रिजल्ट्स। Scientists also include a list of all the references in the summary to acknowledge the sources of information. Scientists publish their findings in scientific journals and books. They also share the finding with other scientists. For this purpose, they create a scientific report and give presentation in national and international meetings and seminars. अब रिजल्ट कैसे अखज़ किए जाते हैं, ऐसा तो नहीं किसी एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो अपनी एक पूरी समरी लिख के नशर कर देता है कि भाई ये मेरा रिजल्ट है, ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट की बाकायदा मीटिंग होती है, एक साइंटिस्ट उस पर तजर्बा नहीं करता, जो हाइपोथेसिस है उस पर डिफरेंट साइंटिस्ट अपने डिफरेंट मेथड से तजर्बात करेंगे। फिर साइंटिस्ट की जब मीटिंग होगी उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स को, ग्राफ्स वगैरह की मदद से उस पूरे रिजल्ट को, जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनसे डाटा को इकट्ठा करेंगे, समराइज़ करेंगे। फिर सारे एक्सपेरिमेंट से जब डाटा समराइज हो जाएगा फिर एक रिजल्ट अखज़ करेंगे, ये भाई इसका ये नतीजा निकला है। अब उसमें क्या होता है, उसमें रेफरेंस ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल देती हूँ, कोई हमें कोई बात बताता है कि भाई ये अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई है, ये हदीस पाक है, तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं भाई हम इसका रेफरेंस दो कि किस बुक से हमें मिलेगी, हदीस की कौन सी किताब में इसका, लोग फिर साथ जो उलमा कराम है वो साथ रेफरेंस देते हैं कि ये हदीस की सही बुखारी शरीफ में या हदीस की इस किताब में ये बात हमने यहाँ से ली है। इस तरह साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि देखने सुनने वाले को क्या पता, जब तक उनको साथ रेफरेंस दिया जाएगा तो वो बात एक बहुत ऑथेंटिक कंसिडर की जाएगी, उस पर कोई गलत स्टेटमेंट उसको नहीं कंसिडर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसको क्या होता है, जो उन्होंने रिजल्ट को समराइज़ किया है उसको जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, जो उनकी किताबें होती हैं उसमें नशर किया जाता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट के साथ, ये एक किसी बंदे का काम नहीं होता, बहुत सारा ग्रुप लोगों का मिलकर ये काम करता है, ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट।
फिर दूसरे साइंटिस्ट के साथ उस बात को शेयर किया जाएगा। जब पूरी एक साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उसको जो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होता है, उसमें एज अ प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम था, इसका हमने ये रिजल्ट निकाला है। जब दूसरे उसको ओके कर देंगे तो फिर वो हमारा रिजल्ट जो होगा वो आगे जर्नल्स में, बुक्स में उसको पब्लिश किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू गुड लक।